गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 15 ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 15 ऑफ जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति 2026 विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। तो मकर संक्रांति 2026 में किस तिथि को मनाई जाएगी खगोलीय गणनाओं के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनवरी 14, 2026। तो अगर हम बात करें मकर संक्रांति की तो 2026 में इसको वेडनेसडे 14 जनवरी 2026 को ऑब्जर्व किया जाएगा। क्यों इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये फेस्टिवल यहाँ पे मार्क करता है सन का ट्रांजिशन कैप्रिकॉर्न में, यानी मकर राशि में। सन जो है यहाँ पे मकर राशि में शिफ्ट कर जाता है और ये यहाँ पे सिंबलाइज करता है एंड ऑफ विंटर और बिगिनिंग ऑफ लॉन्गर डेज। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसको कि उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, यानी कि नॉर्थ वर्ड जर्नी ऑफ सन। ये यहाँ पे सिग्निफाई करता है कुछ हिंदू फेस्टिवल को जो कि यहाँ पे बेस्ड रहते हैं सोलर कैलेंडर के ऊपर। इसको जो है हर साल फिक्स डेट के ऊपर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ये यहाँ पे सिंबलाइज करता है लाइट ओवर डार्कनेस, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस एंड रिन्यूअल ऑफ लाइफ। रीजनल नेम अगर हम देखें सेलिब्रेशन के तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में से माघी, लोहड़ी, बॉन फायर, फोक सॉन्ग्स, सीसम जगरी के साथ जो है इसको मनाया जाता है और माघी और लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है इसको खिचड़ी पर्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो है डोनेशंस और खिचड़ी जो है ऑफरिंग्स की जाती है, दान किए जाते हैं। गुजरात, राजस्थान में इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। काइट फ्लाइंग की जाती है, तिल जगरी स्वीट्स यहाँ पे जो है वो बांटे जाते हैं। महाराष्ट्र में तिल गुड़ एक्सचेंज किए जाते हैं विद ग्रीटिंग्स, तिल गुड़ गया, तिल गुड़ गया, गोड गुड़ भोला की तरह जो इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। 4 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल रहता है। राइस ऑफरिंग की जाती है टू सन गॉड। कर्नाटका में इसको संक्रांति कहते हैं। सीसम जगरी स्वीट्स शुगर केन एक्सचेंज किए जाते हैं। आसाम में इसको जो है माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। कम्युनिटी फेस्ट और हार्वेस्ट सेलिब्रेशन की जाती है। वेस्ट बंगाल में जो है वो गंगा सागर में जो है पवित्र स्नान किया जाता है। राइस जगरी कोकोनट स्वीट्स जो है वो बांटे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी फॉर्मली इंडक्टेड इनटू द एंशियंट जापानीज सुमरई मार्शल आर्ट कुंजुत्सु इन 2026। तो 2026 में प्राचीन जापानी समुरई मार्शल आर्ट केनजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पवन कल्याण। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं पवन कल्याण। वो फर्स्ट इंडियन यहाँ पे बन गए हैं टू बी फॉर्मली इंडक्टेड इनटू कुंजुत्सु, द एंशियंट जापानीज मार्शल आर्ट ऑफ समुराई स्वॉर्डमैनशिप। कुंजुत्सु क्या है, तो ये क्लासिकल जापानीज मार्शल आर्ट है जिसमें कि यहाँ पे फोकस किया जाता है स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर, और ये यहाँ पे रूटेड रहती है समुराई वॉरफेयर टेक्निक्स में और फिलोसफी में। इसमें यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है डिसिप्लिन, परसिशन, मेंटल बैलेंस और एथिकल कंडक्ट के ऊपर। ट्रेडिशनली ये रिस्ट्रिक्टेड है जापान प्रैक्टिशनर्स के लिए, और यहाँ पे जो है यहाँ कुछ फॉरेन इंडक्शंस भी जो है एक्सट्रीमली रेयरली देखने को मिलती है। पवन कल्याण की इंडक्शन की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे उनकी जो एंट्री है यहाँ पे मार्क करती है सेंचुरी ओल्ड कल्चर लीनिएज उनके साथ उनकी जो लिंकेज है, और ये यहाँ पे हाईलाइट करता है इंडिया का ग्रोइंग प्रेजेंस इन ग्लोबल मार्शल ट्रेडिशन। रिफ्लेक्ट करता है ये यहाँ पे 3 डिकेड्स ऑफ डेडिकेशन टू मार्शल आर्ट्स बियॉन्ड सिनेमा एंड पॉलिटिक्स। सिनेमा और पॉलिटिक्स के अलावा जो उनका डेडिकेशन है 3 दशकों से जो मार्शल आर्ट के लिए, ये यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट करता है पवन कल्याण का। अर्लियर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अगर हम देखें पवन कल्याण जी के, तो इनको इंडक्ट किया गया है ताकेड़ा शिनजिन क्ला में, जो कि एक हिस्टोरिक समोरई लीनिएज है अंडर द सोकू मुरामात्सु सिंसई। अवार्ड इनको दिया गया फिफ्थ दान का बाय द सोगो बूडो कानरी कई, और उनको कन्फर्ट किया गया है टाइटल टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स। मेंटरशिप और ट्रेनिंग अगर इनकी कहें तो ये ट्रेन है केंटू एंड बूडो फिलोसफी में अंडर द हांशी प्रोफेसर डॉक्टर सिद्दीक महमूदी, और उनकी जो ट्रेनिंग है यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है उसमें फिजिकल स्किल, मेंटल डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड फिलोसफिकल डेथ के ऊपर जो है ये जोर देती है। कल्चर और डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये यहाँ पे स्ट्रेंथन करती है इंडिया जापान कल्चर टाइज को, और ये यहाँ पे सिंबलाइज करती है क्रॉस कल्चर रिस्पेक्ट और एक्सचेंज इन मार्शल ट्रेडिशंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एटीएम वैन टीजीबी ऑन व्हील्स इन जनवरी 2026? तो जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम वैन टीजीबी ऑन व्हील किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। तो अभी जनवरी 2026 में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक जो है फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक बन गया है इंडिया का, जिसने यहाँ पे लॉन्च किया है फर्स्ट फुली सोलर पावर एटीएम वैन नेम टीजीबी ऑन व्हील। टीजीबी ऑन व्हील क्या है? तो ये एक मोबाइल एटीएम वैन है, जिसको कि यहाँ पे पावर्ड किया गया है, सप्लाई किया गया है पावर इंटायरली बाय द सोलर एनर्जी, और ये यहाँ पे प्रोवाइड करेगा कैश विड्रॉल और अकाउंट रिलेटेड सर्विसेज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। ऑपरेट ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से, और ये यहाँ पे इंश्योर करेगा अनइंटरप्टेड सर्विस इवन ड्यूरिंग पावर कट्स। बैकग्राउंड अगर हम इस इनिशिएटिव का देखें, तो जो ये कॉन्सेप्ट है मोबाइल एटीएम वैन का, इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 2023 में, और इसको इनॉग्रेट किया गया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रमन के द्वारा ड्यूरिंग हर विजिट टू त्रिपुरा। 2026 में बैंक ने इसको अपग्रेड किया है, इस इनिशिएटिव को अप टू 100% सोलर पावर, और इसको अलाइन किया है इंडिया के सस्टेनेबिलिटी गोल्स के साथ। नाबार्ड का क्या रोल है इसमें? तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड यहाँ पे प्रमोट कर रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। करंट स्टेटस अगर हम देखें, तो 3 सोलर पावर्ड एटीएम वैन जो है यहाँ पे ऑपरेशनल है अक्रॉस त्रिपुरा, और ये इनिशिएटिव यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट को, इंप्रूव कर रहा है सर्विस रिलायबिलिटी, और स्ट्रेंथन कर रहा है लास्ट माइल बैंकिंग डिलीवरी को। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक को जो है यहाँ पे प्रेस्टिजियस स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया जा चुका है इस इनोवेटिव प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिस्ट लॉन्च द फ्रेंडो वुमेन सेफ्टी मोबाइल ऐप करंटली अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड विद एसओएस अलर्ट लाइव लोकेशन शेयरिंग एंड एविडेंस रिकॉर्डिंग? तो फ्रेंडो महिला सुरक्षा मोबाइल ऐप जो वर्तमान में एंड्रॉयड पर उपलब्ध है और एसओएस अलर्ट लाइव लोकेशन शेयरिंग तथा एविडेंस रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं देता है, किस कलाकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काका। तो पंजाबी सिंगर है काका, इन्होंने लॉन्च किया है फ्रेंडो, अ वुमेन सेफ्टी मोबाइल ऐप इन इंडिया एम्ड एट क्विक इमरजेंसी असिस्टेंट एंड डिजिटल सपोर्ट टूल फॉर वुमेन्स एंड गर्ल। ये ऐप करंटली अवेलेबल रहेगी एंड्रॉयड के ऊपर, और इसके लिए जो टेस्टिंग फेज है विद फीचर्स लाइक एसओएस अलर्ट्स, लाइव लोकेशन शेयरिंग, एविडेंस रिकॉर्डिंग एंड जो कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो किए जा रहे हैं। पर्पज़ और देखिए इसका, तो जो काका है ये इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट, जिसका कि यहाँ पे फोकस रहेगा एम्पावर करना रादर देन कमर्शियल गेन। ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है हमारा जो ग्रोइंग कंसर्न है ओवर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स, और रोल जो हमारी टेक्नोलॉजी का है इन सेफर कम्युनिटीज़। की फीचर्स क्या इसके रहेंगे, तो जैसे कि बताए गए हैं, तो इसमें एसओएस अलर्ट रहेगा टू ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स फॉर क्विक हेल्प, लाइव लोकेशन शेयरिंग रहेगी फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग बाय कॉन्टैक्ट्स और नियर बाय यूजर्स, एविडेंस रिकॉर्डिंग इसमें रहेगी, ऑडियो वीडियो टू एड पोस्ट इंसिडेंट एक्शन एंड लॉ एनफोर्समेंट, और कम्युनिटी सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर अवेयरनेस एंड सॉलिडेरिटी। ये ऐप जो यहाँ पे फ्री डाउनलोड की जाएगी, और इसको डिज़ाइन किया गया है फॉर ईज ऑफ यूज इन हाई स्ट्रेस सिचुएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड व्हेन विल बी द 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय AISEF विद द थीम ऑफ स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी टू बी हेल्थ? तो AISEF द्वारा आयोजित 9वां इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी थीम के साथ कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोची, February 23 to 26, 2026। तो कोची यहाँ पे होस्ट करेगा 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम February 23 थ्रू 26 2026, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम। ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस और साइट लिस्ट जो डेट और वेन्यू जो होंगे वो यहाँ पे AISF कन्वीनिंग रोल कंफर्म करेगा, इवेंट शेड्यूल और ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। थीम और फोकस एरिया अगर हम इसका देखें, तो इसकी थीम रहेगी स्पाइस 360 गेटिंग रेडी, जिसमें कि यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है होलिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टू द स्पाइस सेक्टर, जो कि यहाँ पे कवर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन और बिल्डिंग रिसाइलेंट सप्लाई चेन्स एंड एमिड क्लाइमेट एंड ट्रेड रिस्क्स। साइट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ISE 2026 एज अ ग्लोबल स्टेज, जहाँ पे यहाँ ट्रेडिशंस यहाँ पे मीट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से स्पॉटलाइट करेंगे कैसे कि फोर्सेस यहाँ पे रीशेप कर रही है स्पाइस इकोसिस्टम को।
प्रोग्राम और कीनोट लीडरशिप अगर हम देखें तो इनॉग्रल सेशन यहाँ पे फीचर किया जाएगा अभी अमिताभ कांत के द्वारा, जो कि एक्स G20 शेरपा और फॉर्मर CEO नीति आयोग है रह चुके हैं। यहाँ पे वो कीनोट डिलीवर करेंगे ऑन ट्रांसफॉर्मिंग एग्रो इंडस्ट्री इनोवेशन इंक्लूजन एंड ग्लोबल लीडरशिप। इसके अलावा मार्टिन सोनटांग रहेंगे CEO ऑफ ओटेरा एज गेस्ट ऑफ ऑनर, जो कि यहाँ पे शेपिंग द नेक्स्ट डिकेड्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर जो है यहाँ पे स्पीच देंगे। शेड्यूल यहाँ पे जो है वो नोट करेगा अवार्ड्स। इसमें जो शेड्यूल में जो यहाँ पे अवार्ड्स रखे गए हैं और MOU साइनिंग भी रखी गई है विद यूरोपियन स्पाइस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंचायत हैज़ बीन डिक्लेयर राजस्थान फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी इन जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 में राजस्थान का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बामनवास कंकर पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी 2026 में बामनवास कंकर पंचायत, जो कि लोकेटेड है कोटपुतली बेहरूर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, उसको डिक्लेयर किया गया स्टेट की फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक विलेज बॉडी, जो कि यहाँ पे कवर करेगी 7 हैमलेट्स को। फार्मर्स यहाँ पे कम्प्लीटली इन्होंने बंद कर दिया है केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करना और सिंथेटिक पेस्टिसाइड और को यूज़ करना उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिया, और वो टोटली यहाँ पे रिलाई कर रहे हैं नेचुरल मैन्योर के ऊपर, कंपोस्ट, क्रॉप रोटेशन और वर्मी पोस्ट के ऊपर। ये कलेक्टिव शिफ्ट है जिसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग। सिग्निफिकेंस क्या है इसका राजस्थान के लिए, तो राजस्थान को यहाँ पे एसोसिएट किया जाता है एरिड कंडीशंस के साथ, और इस तरह की अचीवमेंट जो है यहाँ पे शो करती है सस्टेनेबल फार्मिंग जो है वो पॉसिबल है चैलेंजिंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में भी जो है इसको पॉसिबल किया जा सकता है। ये यहाँ पे इसमें एड्रेस किया गया है सॉइल डिग्रेडेशन को, डिक्लाइनिंग ग्राउंड वाटर लेवल के साथ, और हेल्थ कंसर्न जो कि लिंक रहते हैं केमिकल फार्मिंग से। क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो यार ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमोट किया जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस और अवॉइड किया जाता है सिंथेटिक केमिकल्स को। इसमें एनहांस किया जाता है सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को और बायोडाइवर्सिटी को और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को। ये यहाँ पे की रोल प्ले करती है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस एमिशन। एडवांटेजेस अगर हम देखें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो इसमें इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ये रिड्यूस करता है सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन को, और इसके अलावा जो है हेल्थ के पर्पज से अगर हम देखें तो ये यहाँ पे मिनिमाइज किया जाता है इसमें केमिकल रेजिड्यूज इन फूड। गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट कर रही है, कई स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना आ जाता है, जो कि यहाँ पे प्रमोट करता है क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आ जाता है, जिसमें यहाँ पे फोकस दिया गया है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन्स फॉर एक्सपोर्ट, और यहाँ पे नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और अवेयरनेस। इंडिया का अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कंटेक्स देखें तो इंडिया जो है यहाँ पे लीडिंग कंट्रीज में आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स में, और यहाँ पे जो है सर्टिफिकेशन सिस्टम है लाइक PGS इंडिया और NPOP इंश्योर करते हैं क्रेडिबिलिटी को। सिक्किम यहाँ पे ऑलरेडी फुली ऑर्गेनिक स्टेट है, और राजस्थान यहाँ पे एक मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है इंडिया के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जर्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian mountaineer Erita Roy recently achieved a major milestone by summiting which peak known as the highest mountain outside Asia। तो भारतीय पर्वतारोही है अरित्रा रॉय ने हाल ही में किस पर्वत की चोटी पर विजय प्राप्त की है, जिसे एशिया के बाहर का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज माउंट अकंकागुआ। तो क्लाइंबर हैं अरित्रा रॉय, उन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट किया है माउंट कंकागुआ को अर्जेंटीना में, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका एंड सदर्न हेमिस्फीयर, और इसकी यहाँ पे हाइट आ जाती है 6961 मीटर, और ये यहाँ पे मार्क करता है टॉलेस्ट पीक आउटसाइड एशिया। माउंट कंकागुआ की अगर हम बात करें तो ये लोकेटेड है एंडीज माउंटेन रेंज ऑफ अर्जेंटीना, और ये पार्ट यहाँ पे आ जाता है 7 समिट चैलेंजेस का, हाईएस्ट पीक ऑफ ईच कंटिनेंट। अरित्रा रॉय अचीवमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया है उन्होंने एक्सेप्शनल फिजिकल फिटनेस को, मेंटल रिसाइलेंस को और हाई एल्टीट्यूड एक्सपर्टीज़ को। चैलेंजेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेसेस किए जाते हैं, जिसमें कि सडन स्टॉर्म, सब जीरो टेम्परेचर और हाई स्पीड विंड्स आ जाती है। रिस्क यहाँ पे रहता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस का। ये सक्सेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है उनका जो इफेक्टिव एक्लेमेटाइजेशन है, टीम कोऑर्डिनेशन और रिस्क मैनेजमेंट है, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। 7 समिट कंटेक्ट्स की अगर हम बात करें तो 7 समिट्स में इंक्लूडेड यहाँ पे रहती है एवरेस्ट एशिया की
की हाईएस्ट पीक आ जाती है, दिनाली नॉर्थ अमेरिका, किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रूस यूरोप, विंसन अंटार्कटिका, पुनकाक जाया ओशियाना और कंकागुआ यहाँ पे साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक आ जाती है। कंक्वायरिंग कंकागुआ जो एक मेजर स्टेप रहेगा कंप्लीटिंग द 7 समिट चैलेंज। Next question, according to the Delhi High Court's January 2026 ruling, under which provision of RTI Act does the PM Care Fund retain privacy rights as a third party? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनवरी 2026 के निर्णय के अनुसार आरटीआई अधिनियम के किस धारा के तहत पीएम केयर फंड तीसरे पक्ष के रूप में गोपनीयता अधिकार बनाए रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेक्शन 81J। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी यहाँ पे रूलिंग दी है कि जो पीएम केयर फंड है उसको वो भी यहाँ पे एंटाइटल्ड करता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन अंडर आरटीआई एक्ट इवन इफ इट इज़ प्रोटेक्टेड कंसीडर्ड अ पब्लिक अथॉरिटी। तो की ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है रूलिंग डिलीवर की गई है बाय बेंच जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया। इन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है कि जो पब्लिक एंटिटीज़ और ट्रस्ट है ट्रस्ट जो कि परफॉर्म करते हैं पब्लिक फंक्शन डू नॉट ऑटोमेटिकली लूज प्राइवेसी राइट। पीएम केयर फंड यहाँ पे इवन इसको ट्रीट किया जाता है एज अ स्टेट, फिर भी ये यहाँ पे जुरिडिस्टिक पर्सनैलिटी है जो कि यहाँ पे रिटेन करता है प्राइवेसी राइट्स को। लीगल बेसिस इसका क्या रहा है? तो कोर्ट ने यहाँ पे यहाँ पे जो है वो आरटीआई एक्ट 2005 के तहत धारा सेक्शन 81J को यहाँ पे बताया है यहाँ पे रिलाई किया है रूलिंग को, जो कि यहाँ पे एग्जम्प्ट करता है डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को अनलेस अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज प्रूवन। तो इस धारा के तहत अगर जब तक कि कोई बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इसमें ना रहे तब तक जो है ये यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को। बेंच ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि ये जो प्रॉपर्टी राइट है ये जो प्राइवेसी राइट है ये स्टैट्यूटरी है और इसको जो है वो आर्टिकल 21 के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं डिराइव किया गया है। आरटीआई लॉ यहाँ पे अप्लाई करता है इक्वली टू पब्लिक एंड प्राइवेट थर्ड पार्टीज। केस की बैकग्राउंड क्या है? तो अगर हम केस की बैकग्राउंड देखें तो ये केस ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम एन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल्ड बाय गिरीश मित्तल, जो कि यहाँ पे डिस्क्लोजर चाहते थे डॉक्यूमेंट्स का सबमिटेड बाय पीएम केयर फंड फॉर इनकम टैक्स एग्जाम्पशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यहाँ पे डायरेक्ट किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। ए सिंगल जज दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे इस डायरेक्शन को जो है रोक दिया था, लीडिंग टू एन अपील बिफोर द डिवीजन, जिसकी वजह से जो है डिवीजन बेंच के पास जो एक अपील डाली गई थी। सिग्निफिकेंस क्या रहता है यहाँ पे रूलिंग यहाँ पे बैलेंस करती है ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी को अंडर आरटीआई एक्ट, जो कि यहाँ पे क्लैरिफाई करता है कि जो प्राइवेट पार्टी राइट्स हैं ये अप्लाई होते हैं ट्रस्ट को, सोसाइटीज़ को, कोऑपरेटिव बॉडीज़ को और इंडिविजुअल अलाइक। Next question, according to Deltoids Journey 2026 forecast, what is India's projected GDP growth rate for financial year 26 before moderating in financial year 27? तो डेलॉइट की जनवरी 2026 के पूर्वानुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 में धीमी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7.5 to 7.8। डेलोइट इंडिया ने प्रोजेक्ट की है इंडिया की जीडीपी यहाँ पे ग्रो करेगी 7.5 to 7.8 इन फाइनेंशियल ईयर 26, सपोर्टेड बाय फेस्टिव डिमांड, स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स बिफोर मॉडरेटिंग टू 6.6 to 6.9 इन फाइनेंशियल 2027 ड्यू टू हाई बेस इफेक्ट एंड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो ग्रोथ ट्रेंड अगर हम देखें तो रियल जीडीपी यहाँ पे ग्रू की है 8% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 26 April to September 2025 despite global headwinds। फाइनेंशियल 27 में ये स्लो डाउन हो जाएगी, एक्सपेक्टेड की जा रही है मेनली बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट एंड एक्सटर्नल रिस्क नॉट अ डोमेस्टिक वीकनेस। पॉलिसी रिफॉर्म और ड्राइविंग ग्रोथ अगर हम देखें तो इसमें टैक्स एग्जम्पशन आ जाते हैं, पॉलिसी रेट कट्स आ जाते हैं, जीएसटी रैशनलाइजेशन आ जाते हैं जो कि यहाँ पे बूस्ट कर रहे हैं कंजप्शन को और इन्वेस्टमेंट को। फेवरेबल इन्फ्लेशन ट्रेंड यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है डिमांड को।
डेलोटॉय ने यहाँ पे एम्फेसाइज़ किया है कि इंडिया की जो रीसाइलेंस है ये इसकी जो सस्टेन्ड प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से जो है यहाँ पे देखी जा रही है। ट्रेड डिप्लोमेसी अगर हम देखें तो इंडिया ने यहाँ पे साइन किए हैं ट्रेड एग्रीमेंट यूके, न्यूज़ीलैंड, ओमान के साथ, और यहाँ पे जो है वो ये इनिशियल्स जो ये जो इनिशियल्स हैं ये यहाँ पे इनिशिएट की जा रही है टॉक्स इज़राइल के साथ भी। ये जो एफर्ट्स है यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस और सपोर्ट कर रहे हैं एफडीआई इनफ्लो को। फ्यूचर आउटलुक अगर हम देखें फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए तो पॉलिसी यहाँ पे फोकस कर रही है शिफ्ट फ्रॉम डिमांड साइड टू सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, और प्रायोरिटी एरियाज यहाँ पे हमारे एमएसएमईज, प्रोडक्टिविटी, टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ आ जाते हैं एज अ ग्रोथ इंजन। इंडिया जो यहाँ पे अपने जो है टाइज वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के साथ, अलाइनिंग विद ग्लोबल साउथ ट्रेड अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट इन दिसंबर 2025 एज पर द गवर्नमेंट डाटा। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2025 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.83 बाई 0.83%। तो इंडिया का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 0.83% दिसंबर 2025 में, रिटर्निंग टू पॉजिटिव टेरिटरी आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ डिफ्लेशन जो देखी गई थी -1.21% अक्टूबर में और -0.32% नवंबर में। ट्रेंड अगर देखें हम होलसेल इन्फ्लेशन में तो दिसंबर में यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग नोट की गई थी, जो कि यहाँ पे सजेस्ट करती है इंप्रूविंग डिमांड कंडीशन और स्टेबलाइजेशन इन इनपुट प्राइसेस। अगर हम की नोट्स देखें, ड्राइवर्स देखें हम इंक्रीज़ के, तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन में जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ी है 1.82%, जो कि यहाँ पे ज़्यादा रही है 1.33% इन नवंबर। नॉन फूड आर्टिकल्स इन्फ्लेशन यहाँ पे जो है इंक्रीज़ हुए 2.95%, जो जिसका रीज़न यहाँ पे हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस देखा गया है, जिसमें ऑयल सीड और फाइबर्स आ जाता है। फूड आर्टिकल्स यहाँ पे जो इन्फ्लेशन थोड़ी सी डिक्रीज़ हुए -0.43%, बट जो एक्सटेंट रहा है डिक्लाइन का वो नैरोली शार्पली रहा है। वेजिटेबल डिफ्लेशन इसमें रिड्यूस हुई है -3.50 फ्रॉम -20.23%। रिटेल इन्फ्लेशन कंटेक्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहाँ पे बेस्ड रहता है रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर, जो कि यहाँ पे बढ़ा है 1.33% इन दिसंबर 2025, जो कि नवंबर में 0.17% देखा गया था। इसमें मेनली रीज़न इसका जो रहा है वो फूड प्राइसेस रहा है। आरबीआई जो है फोकस करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन के ऊपर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लार्ज इंडियन स्टेट हैज़ अचीव द हाईएस्ट कवरेज इन अपार आईडी, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी क्रिएशन फॉर स्टूडेंट्स एज ऑफ जनवरी 2026। तो जनवरी 2026 तक किस बड़े भारतीय राज्य ने छात्रों के लिए अपार आईडी निर्माण में सर्वोच्च कवरेज हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो अभी 7 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ ने यहाँ पे अचीव किया एक माइलस्टोन, और वो लीडिंग स्टेट बन गया है यहाँ पे अपार आईडी क्रिएशन में, अचीविंग 88.63% कवरेज, यानी 50,60,941 आईडी जनरेट की गई है आउट ऑफ 57,10,207 एनरोल्ड स्टूडेंट अक्रॉस 57,45 स्कूल्स में। क्या है ये अपार आईडी? तो अपार आईडी यहाँ पे स्टैंड करता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रिकॉर्ड अकाउंट रजिस्ट्री को, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को एक परमानेंट डिजिटल एकेडमिक आइडेंटिटी जो टू सिक्योरली स्टोर एकेडमिक रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट्स, क्रेडिट्स एंड अचीवमेंट्स। ये यहाँ पे इंश्योर करता है सीमलेस एकेडमिक कॉन्टिन्यूटी को अक्रॉस स्कूल्स, बोर्ड्स एंड स्टेट्स। स्ट्रेंथन करता है ये ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस और नेशन वाइड एकेडमिक मोबिलिटी को। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे लीडिंग स्टेट बन गया है इन अपार आईडी क्रिएशन। Next question, in January 2026, Israel announced withdrawal from 7 UN agencies citing political bias. Who made this announcement? तो जनवरी 2026 में इसराइल ने यहाँ पे राजनीतिक पक्षपात का हवाला देते हुए 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हटने की घोषणा की है। ये घोषणा किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गिदोइन सोआर।
तो अभी 14 जनवरी 2026 को इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं गिदोन सार, उन्होंने अनाउंस किया है कि इजराइल जो है यहाँ पे विड्रॉ करेगा 7 यूएन एजेंसी से और एफिलेटेड बॉडी से, और यहाँ पे इन्होंने पॉलिटिकल बायस और ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी का हवाला दिया है। तो क्या यहाँ पे ट्रिगरिंग पॉइंट रहा डिसीजन के पीछे? तो अभी हम रिसेंटली देखें तो यूएस ने यहाँ पे विड्रॉ किया है 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने। इजराइल यहाँ पे असेस कर रहा है कि ये जो एंगेजमेंट किया जा रहा है यूएन बॉडीज़ के साथ, क्या ये उनका जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ये पूरा कर पा रहे हैं। कुछ काफ़ी सारी एजेंसीज है जो कि यहाँ पे इजराइल ने पाया है कि उन्होंने यहाँ पे हॉस्टाइल पोजीशन रखी थी इजराइल के अगेंस्ट, और ये फेल रही थी यहाँ पे न्यूट्रली फंक्शन करने में। एजेंसीज अगर जिनसे इजराइल ने विड्रॉ किया है तो उसमें आ जाएगा ऑफिस ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल फॉर चिल्ड्रन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, यूएन वुमेन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, यूएन एनर्जी एंड ग्लोबल फोरम ऑन माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। बैकग्राउंड अगर हम देखें, इससे पहले भी कुछ विड्रॉल हुए हैं, तो इसमें 2024 में इसराइल ने एंड की थी अपनी कोऑपरेशन विद द ऑफिस ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चिल्ड्रन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट आफ्टर द इजराइल डिफेंस फोर्सेज वर प्लेस्ड ऑन यूएन ब्लैक लिस्ट। जब इजराइल को जो है यूएन ब्लैक लिस्ट में रखा गया था, तो इजराइल ने 2024 में अपने रिलेशन जो है यहाँ पे एंड कर दिए थे यहाँ ऑफिस ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। और जुलाई 2024 में इजराइल ने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिए थे अपने टाइज विद यूएन वुमेन, और यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने जो है रीज़न दिया था कि ये यहाँ पे फेल रहे हैं रिस्पॉन्ड करने में सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट द इजराइलीज ड्यूरिंग द अक्टूबर 7 अटैक्स। पॉलिटिकल शिफ्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इजराइल जो है अडॉप्ट कर रहा है सिलेक्टिव मल्टीलेटरल एंगेजमेंट को, और यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 हाउ मेनी एग्रीमेंट्स एंड जॉइंट डिक्लेरेशन डिड इंडिया एंड जर्मनी साइन टू डीपन कोऑपरेशन अक्रॉस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो जनवरी 2026 में रक्षा प्रौद्योगिकी और क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग को गहरा करने के लिए भारत और जर्मनी ने कितने समझौते और संयुक्त घोषणाएं हस्ताक्षरित की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19/19। तो अभी इंडिया और जर्मनी ने साइन किए हैं 19 एग्रीमेंट और जॉइंट डिक्लेरेशन फॉलोइंग टॉक बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज। यहाँ पे कवर किया गया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, सेमीकंडक्टर्स को, क्रिटिकल मिनरल्स, क्लीन एनर्जी, मोबिलिटी और ट्रेड कोऑपरेशन को। की एरिया ऑफ कोऑपरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ एंड बायो इकोनॉमी, स्ट्रेंथनिंग लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च पार्टनरशिप आ जाते हैं। डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप में यहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट यहाँ पे किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोड मैप यहाँ पे साइन किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे प्लान किया गया है जॉइंट प्रोडक्शन, ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, एक्सपेंडेड नेवल कोऑपरेशन थ्रू द रेगुलर पोर्ट कॉल्स एंड एक्सचेंजेस, और यहाँ पे जो है एक ट्रैक ऑफ 1.5 फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पे जो है वो हाईलाइट करता है हमारी स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को। टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया और जर्मनी यहाँ पे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में पार्टनरशिप यहाँ पे इन्होंने की है, जिसका एम है यहाँ पे कोलैबोरेट करना अक्रॉस द वैल्यू चेन फ्रॉम रिसर्च टू मैन्युफैक्चरिंग, और कोऑपरेशन करना है ऑन क्रिटिकल मिनरल टारगेट, सप्लाई चेन सिक्योरिटी फॉर क्लीन एंड हाई टेक इंडस्ट्रीज। Next question. On the Henley Passport Index 2026, what is the UAE's global rank and how many destinations does its passport provide visa free or visa on arrival access to? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में यूएई का वैश्विक रैंक क्या है और उसका पासपोर्ट कितने देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल पहुंच प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 5th 184 डेस्टिनेशंस। तो हिस्टोरिक राइज यहाँ पे रहा है, तो यूएई का जो पासपोर्ट रैंक है वो 5th रही है ग्लोबली ऑन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, जो कि यहाँ पे मार्क करता है कंट्री की हाईएस्ट एवर पोजीशन और मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन मिडल ईस्ट। ये जो रैंकिंग है यहाँ पे बेस्ड है एक्सक्लूसिवली IATA डाटा, जो कि यूज़ किया गया है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा। यूएई का पासपोर्ट होल्डर जो पासपोर्ट होल्डर होंगे वो अब यहाँ पे इंजॉय करेंगे वीज़ा फ्री और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस टू 184 डेस्टिनेशन, जो कि यहाँ पे
प्लेस करता है यूएई को अहेड ऑफ द ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स, जिसमें कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस आ जाते हैं 2026 की लिस्ट में। अगर हम देखें लास्ट 2 डिकेड्स में, तो यूएई ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है लार्जेस्ट राइज ऑफ एनी कंट्री, और ये यहाँ पे क्लाइंब किया है 57 प्लेसेस सिंस 2006, और यहाँ पे इसने जो है एक्सेस गेन की है टू 149 एडिशनल डेस्टिनेशन, जो कि बिगेस्ट इंक्रीज रहा है इंडेक्स हिस्ट्री में। ग्लोबल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो सिंगापुर की यहाँ पे फर्स्ट रैंक आ जाती है 2026 में विद वीज़ा फ्री एक्सेस टू 192 डेस्टिनेशन। जापान और साउथ कोरिया यहाँ पे टाई किए हैं सेकंड पोजीशन के लिए विद 188 डेस्टिनेशंस। और इंडिया की पोजीशन देखें हम तो इंडिया यहाँ पे 8th पोजीशन पर रहा है विद एक्सेस टू 55 डेस्टिनेशंस। Next question, on which date is the Makara Velaku festival at Sabrimala observed in 2026 and what is the Sakranti moment time as per the Panchang? तो 2026 में सबरीमाला का मकर विलक्कू उत्सव किस तिथि को मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार संक्रांति का समय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 14, और टाइम रहेगा इसमें 3:13। तो मकारा विलाकू 2026 जो कि सबरीमाला टेम्पल केरला में ऑब्जर्व किया जाता है 14 जनवरी को, यहाँ पे कोइंसाइड करता है मकर संक्रांति के साथ विद द संक्रांति मूवमेंट 3:13 PM एज पर द पंचांग। तो यहाँ पे पवित्र मकरारा जयंती यहाँ पे विटनेस की जाती है पुनम्बालू मेडू, जो कि यहाँ पे मार्क करते हैं स्पिरिचुअल कल्मिनेशन ऑफ द मंडाला मकारा विलाकू पिलग्रिमेज सीजन का। रिचुअल और प्रोसेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे की जो रिचुअल्स रहती है उसमें इंक्लूडेड रहता है थिरुवा बरनम, जो कि यहाँ पे पवित्र ऑर्नामेंट्स जो है यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा को जो है समर्पित किए जाते हैं। सेरिमोनियल पोजेशंस की जाती हैं, ट्रेडिशनल मूविंग की जाती है फ्रॉम अरनमूला पंडाला टू सबरीमाला, और यहाँ पे जो लार्ज यहाँ पे क्राउड जो है वो जाती है ड्यूरिंग द सेंट्रल फेस्टिवल्स डिवोशन इथोस। लॉर्ड जो अयप्पा है उनकी यहाँ पे जो है वो रथ यात्रा निकाली जाती है और भारी जो क्राउड रहती है वो उनके साथ यहाँ पे चलती है। मकारा जयोति की अगर हम डिटेल देखें तो डिवोटीज यहाँ पे विटनेस करते हैं डिवाइन लाइट, जिसको कि मकारा जयोति कहा जाता है एट द पुनामा बालू मेडू, जो कि यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है एज अपियरिंग थ्राइस ऑन द इवनिंग ऑफ द मकारा विलाकू। सिंबलाइज करता है यहाँ पे डेटी की ब्लेसिंग्स को, और यहाँ पे क्लाइमैक्स ये रहता है पिलग्रिमेज सीजन का। पिलग्रिमेज अरेंजमेंट और डिसिप्लिन अगर हम देखें तो ये फेस्टिवल यहाँ पे फॉलो करता है वीक्स ऑफ मंडल पूजा, और ट्रेडिशनल 140 डेज व्रत यहाँ पे रखा जाता है ऑस्टेरिटी, डिसिप्लिन और डिवोशन को जो यहाँ पे शो करता है। सबरीमाला पिलग्रिमेज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और कलेक्टिव फेथ को जो है यहाँ पे शो किया जाता है। Next question, which countries are co-chairing the 16th Asian Defense Ministers Meeting plus experts working group on counter-terrorism terrorism held in New Delhi from January 14 to 16? तो 14 से 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 16वें ADMA प्लस काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप की सह अध्यक्षता कौन से देश कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया एंड मलेशिया। तो अगर हम देखें 16th ADMM प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म और एंड द फाइनल प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर द टेबल टॉप एक्सरसाइज और बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम जनवरी 14 to 16, जो कि यहाँ पे मार्क करता है एक माइलस्टोन इन इंडियाज एक्सपेंडिंग मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सचेंज विद इन द आसियान लिड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। को चेयर और पार्टिसिपेंट अगर हम देखें तो इंडिया और मलेशिया जो यहाँ पे को चेयर करेंगे 16th एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। डेलीगेशन यहाँ पे 11 आसियान मेंबर्स रहेंगे और 7 यहाँ पे डायलॉग पार्टनर्स रहेंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, चाइना, यूएसए और रशिया आ जाते हैं अलॉन्ग विद आसियान सेक्रेटरीज। फोकस अगर हम देखें 2024 से 27 साइकिल का, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी मीटिंग जो है वो की जाएगी। दिस इज़ द थर्ड मीटिंग ऑफ द ऑनगोइंग 24-27 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप साइकिल, जो जिसमें कि यहाँ पे डेलिबरेटली फोकस किया जा रहा है रिवाइविंग प्रोग्रेस और एडवांसिंग द 3-year वर्क प्लान। यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा प्रोग्रेस को, और जो 3 साल का वर्क प्लान है उसको जो यहाँ पे रखा जाएगा, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू एड्रेस इवॉल्विंग टेररिस्ट थ्रेट्स अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। एक्सरसाइज और
प्रैक्टिकल कोऑपरेशन अगर हम देखें तो फाइनल प्लानिंग कॉन्फ्रेंस फॉर द टेबल टॉप एक्सरसाइज शेड्यूल की गई है 14 जनवरी को। मलेशिया जो है होस्ट करेगा टेबल टॉप एक्सरसाइज को लेटर इन 2026, और इंडिया जो यहाँ पे कंडक्ट करेगा फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन 2027, और एम इसका रहेगा टेस्टिंग प्रिपेयरनेस, इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफेंस फोर्सेस। Next question: which Chinese fusion reactor recently broke the Greenwald density limit by sustaining plasma density 1.3 to 1.65 times higher than the theoretical threshold? तो किस चीनी फ्यूजन रिएक्टर ने हाल ही में ग्रीनवाल्ड डेंसिटी लिमिट को तोड़ते हुए 1.3 टू 1.65 गुना अधिक प्लाज्मा घनत्व बनाए रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामाक। तो अभी 1 जनवरी 2026 को साइंटिस्ट एट द चाइनीज एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामाक इन हैफी अचीव किया है इन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च में बाय सरपासिंग द ग्रीन वॉल डेंसिटी लिमिट, जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग बैरियर माना जाता है प्लाज्मा फिजिक्स में। ब्रेकिंग द ग्रीन वॉल लिमिट अगर हम देखें तो ग्रीन वॉल डेंसिटी लिमिट यहाँ पे डिफाइन करती है मैक्सिमम स्टेबल प्लाज्मा डेंसिटी को इन टोकामाक्स। एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंप्यूटिंग टोकामाक जो है यहाँ पे सस्टेन कर रहा है प्लाज्मा डेंसिटी 1.3 टू 1.65 टाइम्स हायर देन दिस लिमिट, जो कि यहाँ पे प्रूव करती है स्टेबिलिटी बियॉन्ड द प्रीवियसली एक्सेप्टेड सीलिंग। इनोवेशन टेक्निक्स अगर हम देखें तो इसमें यूज़ किया गया इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस हीटिंग को, माइक्रोवेव्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं टू हीट द प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द स्टार्टअप। मॉडिफाइड फ्यूल इंजेक्शन अगर हम देखें तो स्टार्टिंग यहाँ पे की गई ड्यूटीरियम के साथ, उसके बाद जो इसमें ऐड किया गया है हाइड्रोजन को एज टेम्परेचर रोज, और लिथियम कोटिंग यहाँ पे रहती है, टंगस्टन वॉल्स रहती है जो कि यहाँ पे रिड्यूस करती है इम्प्योरिटी रिलीज एंड इम्प्रूव करती है ये प्लाज्मा वॉल इंट्रैक्शन को। प्लाज्मा वॉल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी अगर हम देखें तो इसमें कंफर्म की गई थी प्रोडिक्शन फ्रॉम 2021 प्लाज्मा वॉल सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, जो कि यहाँ पे सजेस्ट करती है टू स्टेबल प्लाज्मा स्टेट्स को, वन डेंसिटी लिमिटेड एंड अनदर इज डेंसिटी फ्री। और जो ये एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामाक है, ये यहाँ पे इसके जो रिजल्ट है ये क्लियरली फेल करते हैं डेंसिटी फ्री रेजिम में, जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है बाय कूलर डाइवर्टर रीजन रिड्यूसिंग द स्पटरिंग एंड द हीट लॉस। ग्लोबल इम्प्लीकेशन इसकी क्या रहेगी? तो ये जो ब्रेक थ्रू है यहाँ पे चैलेंज करता है एजम्पशन दैट प्लाज्मा डेंसिटी इज टाइटली कंस्ट्रेंड, हाईली फ्यूल डेंसिटी जो है यहाँ पे अलाउ करती है फ्यूजन इग्निशन को एट लोअर टेम्परेचर और शॉर्टर कन्फाइनमेंट टाइम्स को। इसके कुछ अगर हम मेजर इम्प्लीकेशन देखें फॉर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर के लिए फ्रांस में, जहाँ पर इंडिया भी जो एक पार्टनर है, तो इसके लिए भी इसकी कुछ इम्प्लीकेशन रहेगी एज अ ओवरकमिंग डेंसिटी लिमिट इज वाइटल फॉर द फ्यूचर फ्यूजन पावर प्लांट्स। Next question: where did the Indian Lighthouse Festival 3.0 conclude in January 2026 and which ministry organizes it? तो जनवरी 2026 में भारतीय लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 कहाँ संपन्न हुआ है और इसे कौन सा मंत्रालय आयोजित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विशाखापट्टनम, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो अभी इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 कंक्लूड हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में 14 जनवरी 2026 को। 2 दिन का ये इवेंट था जो कि स्टार्ट हुआ था 13 जनवरी को और ये कंक्लूड हो गया 14 जनवरी को। ऑर्गेनाइजर इसके आ जाते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की अनाउंसमेंट इसमें देखें तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फर्स्ट लाइट हाउस म्यूजियम एट विशाखापट्टनम MOU साइन किया गया है विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप के द्वारा। एक्सपेंशन ऑफ लाइट हाउस टूरिज्म अगर हम देखें तो अभी 75 लाइट हाउस ऑलरेडी डेवलप्ड हैं विद 25 मोर प्लांट नेशन वाइड। कंस्ट्रक्शन 4 न्यू लाइट हाउस के लिए अलॉन्ग द नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र और आसाम को कवर करता है उसमें किया जा रहा है। बोगीबील सिलघाट पोंडू और बिस्वंत घाट में जो है वो किया जा रहा है। लॉन्च यहाँ पे 230 करोड़ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का किया गया है विशाखापट्टनम पोर्ट में, जिसमें कि फायर फाइटिंग अपग्रेड्स ORS ड्राई डॉक मॉडर्नाइजेशन न्यू एडमिन बिल्डिंग और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर की अंडर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ लाइट एंड साउंड प्रोजेक्शन मैपिंग शो यहाँ पे किया जाएगा एट अगोड़ा लाइट हाउस गोवा से। लाइट हाउस टूरिज्म यहाँ पे अलाइन करता है विद मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047।
Next question. In January 2026, which authority issued a show cause notice to Narmada Valley Development Authority over safety lapses at बारगी डैम इन मध्य प्रदेश? तो अभी जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश के बरगी बांध में सुरक्षा चूक पर किस प्राधिकरण ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को कारण बताओ नोटिस जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो अभी 14 जनवरी 2026 को नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने इशू किया है एक शो कॉज नोटिस टू द नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ओवर द सीरियस सेफ्टी लैप्सेज एट द बारगी डैम इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जॉइंटली यहाँ पे कंडक्ट की गई थी इंस्पेक्शन नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। बारगी डैम को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया एज अ स्पेसिफाइड डैम अंडर द डैम सेफ्टी एक्ट 2021। यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग टेक्निकल और मैनेजियल डेफिशिएंसीज एड्रेस की गई है बाय द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। मेजर कंसर्न यहाँ पे क्या रहा है? तो यहाँ पे परसिस्टेंट लीकेज यहाँ पे देखी गई फ्रॉम द मेजनरी स्पिलवे गैलरी और फर्स्ट टाइम जो इसको नोटिस किया गया था 1988 में बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। रिपीटेडली यहाँ पे रिपोर्ट इसको किया गया है सिंस 2018, बट कोई भी रेमेडियल एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम की यहाँ पे देखी गई टू मॉनिटर द सीपेज स्ट्रेस और स्ट्रक्चरल हेल्थ। सिक्योरिटी लैप्सेज यहाँ पे रहे, अनरिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे एक्सेस रहा है टू सेंसिटिव एरियाज लाइक गैलरी। लीगल फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो यहाँ पे डैम सेफ्टी एक्ट 2021 प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क फॉर द डैम सर्विलेंस और सेफ्टी। और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी यहाँ पे फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और अंडर सेक्शन 41 एंड 42 पिनल प्रोविजन यहाँ पे इन्वोक हो जाते हैं फॉर नॉन कंप्लाइंस। इंपॉर्टेंस क्या रह जाती है यहाँ पे बागरी डैम की? तो ये की मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है नर्मदा रिवर के ऊपर जो कि प्रोवाइड करता है इरीगेशन, वाटर सप्लाई और पावर जनरेशन। इसकी सेफ्टी जो है एक मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न हो जाता है ड्यू टू डाउनस्ट्रीम पॉपुलेशन रिस्क। द भद्रकाली इंस्क्रिप्शंस discovered at Prabhas Patan dates back to which year and under whose spiritual preceptors record it is associated? तो प्रभास पत्तन में मिली भद्रकाली अभिलेख किस वर्ष का है और यह किस आध्यात्मिक आचार्य के अभिलेख से जुड़ा है? ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1169 CE परम पशुपता आचार्य श्रीमन भव बृहस्पति। तो एपिग्राफिक रिकॉर्ड्स यहाँ पे प्रभास पत्तन सोमनाथ गुजरात में रिवील किए हैं जो कि यहाँ पे एक पवित्र कंटिन्यूटी है सोमनाथ टेम्पल ट्रेडिशन की। भद्रकाली इंस्क्रिप्शन जो है वो 1669 CE के यहाँ पे रेयर रिकॉर्ड्स है जिसको कि यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है प्रभास पत्तन म्यूजियम में और इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के द्वारा। डिटेल्स अगर हम भद्रकाली इंस्क्रिप्शन की देखें तो ये 669 CE से रिलेटेड हैं जो कि यहाँ पे कोरिस्पॉन्ड करते हैं वल्लभी संवत 850 और विक्रम संवत 1255। ये लॉजिस्टिक रिकॉर्ड यहाँ पे हैं परम पशुपत आचार्य श्रीमन बृहस्पति के जो कि यहाँ पे स्पिरिचुअल परसेप्टर्स थे कुमारपाला के 10 सोलंकी रूलर ऑफ अहिलवाड़ा पत्तन। ये यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कॉन्टिन्यूस हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ सोमनाथ टेम्पल फ्रॉम एंशियंट टू मेडिवल टाइम्स। सोमनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो 4 युग्स में अगर हम ट्रेडिशनल बिलीफ देखें तो इसको माना जाता है कि सत्य युग में इसको जो है वो बनवाया गया था गोल्ड से भाई चंद्र सोमा, और त्रेता युग में इसको सिल्वर से बनवाया गया था रावण के द्वारा, और द्वापर युग में इसको जो है वुड से बनवाया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और कलयुग में जो है इसको स्टोन से बनवाया गया था बाय भीमदेव सोलंकी। बाद में जो कुमारपाला सोलंकी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था इसका फिफ्थ टेम्पल इन 1169 CE। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो अंडर सोलंकी रूल प्रभास पत्तन जो है एक सेंटर बन गया था रिलीजन, आर्किटेक्चर और लिटरेचर का, और ये यहाँ पे जो गवर्नेंस है सिद्धराज जयेश और डिवोशन ऑफ कुमारपाला एलिवेटेड टू सोमनाथ सिंपल सोमनाथ को यहाँ पे एलिवेट करते हैं एज अ सिंबल ऑफ गुजरात गोल्डन एज। Next question. During India's PSLV C-62 mission failure in January 2026, which foreign satellite survived briefly and transmitted data? तो अभी जनवरी 2026 में भारत के PSLV C-62 मिशन विफल होने पर कौन सा विदेशी उपग्रह थोड़े समय के लिए जीवित रहा और डाटा प्रसारित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज किड कैस्ट्रल इनिशियल डेमोस्ट्रेटर। तो अब अगर हम बात करें अभी 14 जनवरी 2026 की, तो इंडिया का PSLV C-62 मिशन जो है फेल हो गया है ड्यू टू थर्ड स्टेज एनोमली, और यहाँ पे जो है वो 16 जो सैटेलाइट्स इसमें इंसर्ट करनी थी वो यहाँ पे नहीं की गई है इनटू द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। प्राइमरी पेलोड इयोन
EOS-N1 अन्वेषा जो है यहाँ पे प्रिज्यूम किया जा रहा है कि वो लॉस्ट हो गया है। अनएक्सपेक्टेड सर्वाइवल यहाँ पे देखा गया है स्पेनिश सैटेलाइट का कैप्सूल नेम जिसका नाम है यहाँ पे केस्ट्रॉल इनिशियल डेमोस्ट्रेटर, जो कि यहाँ पे डेवलप किया गया है बाय स्टार्टअप ऑर्बिटल पेरेगिम इन कोलैबोरेशन विद फ्रेंच पार्टनर राइट, सर्वाइव द फेलियर। 25 kg कैप्सूल यहाँ पे सेपरेट हुआ फ्रॉम द रॉकेट्स फोर्थ स्टेज अनएक्सपेक्टेडली, और इसने ट्रांसमिट किया यहाँ पे टेलीमेट्री डाटा फॉर अबाउट 3 मिनट्स बिफोर कॉन्टैक्ट वाज लॉस्ट। इसने यहाँ पे रिकॉर्ड किया पीक डिसेलरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट 28 ग्राम एंड प्रोवाइड की यहाँ पे वैल्यूएबल थर्मल एंड इंटरनल टेम्परेचर डाटा। पर्पस क्या है कि किड का क्या था, तो इसको डिजाइन किया गया था एज अ री एंट्री डेमोस्ट्रेटर टू टेस्ट कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक री एंट्री एंड स्प्लैश डाउन इन द साउथ पैसिफिक ओशन, और इसको इंटेंट किया गया था टू वैलिडेट रीयूजेबल री एंट्री टेक्नोलॉजीज क्रूशियल फॉर सैटेलाइट सर्विसिंग एंड सेफ डी ऑर्बिटिंग। Next question, in January 2026 which institute confirmed Nipah virus infection in 2 nurses from बरसत वेस्ट बंगाल। तो अभी जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल के बारासात की 2 नर्सों में निपा वायरस संक्रमण की पुष्टि किस संस्थान ने की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। तो अभी 14 जनवरी 2026 को वेस्ट बंगाल में यहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है आफ्टर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे कन्फर्म निपा वायरस इन्फेक्शन इन सैंपल्स फ्रॉम 2 नर्सेज एडमिटेड एट बरसत हॉस्पिटल। पेशेंट का स्टेटस अगर हम देखें तो दोनों नर्सेज जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट। पेशेंट वन सपोर्ट इज रिपोर्टेड टू बी इन कोमा। हाउस स्टाफ डॉक्टर फ्रॉम बुर्दवान हॉस्पिटल हैड क्लोज कॉन्टैक्ट डेवलप किए उसमें, और उसमें भी जो यहाँ पे माइल्ड फीवर जो है वो डेवलप हो गया है और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यहाँ पे की जा रही है। ओवर 120 क्लोज कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें फैमिली मेंबर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंस ड्राइवर और हेल्थ केयर वर्कर्स आ जाते हैं। सभी को जो है वह होम आइसोलेशन में रखा गया है। सैंपल्स यहाँ पे जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। पॉसिबल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहा है इसका, तो निपा वायरस का लाइकली अगर हम देखें तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका माना जा रहा है एट बरसत हॉस्पिटल, जहाँ पे एक हेल्थ केयर वर्कर की डेथ हो गई थी कुछ समय पहले विद द निपा लाइक सिम्टम्स। ओपन पॉसिबल अदर पॉसिबल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, तो कंटेमिनेटेड फ्रूट हो सकता है, रॉ डेट पाम सैप हो सकता है, लिंक टू द फ्रूट बैट्स पेट्रोपस जीनस। निपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जिसका होता है। नेचुरल रेजरवायर इसका फ्रूट बैट आ जाता है, फ्रूट बैट ऑफ द पेट्रोपस जीनस। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है यहाँ पे देखा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे जो है इंडेक्स इंडिया की जो एपेक्स लैब आ जाती है, जो कि यहाँ पे वायरल आउटब्रेक्स को टेस्टिंग करती है, वायरल आउटब्रेक्स की। Next question, which Swiss athlete and Olympic bronze medalist in snowboarding at Nagano 1998 died in an avalanche in Valais in January 2026। तो जनवरी 2026 में वैले स्विट्जरलैंड में हिमस्खलन में किस स्विस खिलाड़ी जिसने नागानो 1998 ओलंपिक में स्नोबोर्डिंग में कांस्य पदक जीता था उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उइली कैंस्टेनहोज। तो उइली कैंस्टेनहोज जो कि एक स्विस स्नो बॉर्डर थे और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे 1998 के नागानो विंटर गेम से, उनकी यहाँ पे 50 साल की एज में डेथ हो गई है आफ्टर बीइंग स्वेप्ट अवे बाय द एवलेंचे इन कैंटोन विल्से। स्विस की ने यहाँ पे उनकी डेथ को कंफर्म किया है जनवरी 13 2026 को। एवलेंचे डिटेल अगर हम देखें तो यहाँ पे एवलेंचे एक स्टक हुआ था ईस्टर्न स्लोप ऑफ हॉक्सजूरिस इन द लॉटस्टेंटल वैली एट अराउंड 2400 मीटर एल्टीट्यूड। कैन स्टेले होज जो यहाँ पे राइड कर रहे थे वॉज राइडिंग ऑफ पिस्टे विद द कैंपेनियन, द कैंपेनियन एस्केप्ड अनहर्ट। जबकि कैन स्टेल होज की अगर बात करें तो यहाँ पे वो बरिड हो गए थे और बाद में जो उनको एयरलिफ्ट किया गया। स्पोर्टिंग अचीवमेंट अगर हम देखें तो कैंस्टैन हॉल्स ने यहाँ पे विन किया था ब्रॉन्ज इन जाइंट स्लालोम एट नागानो 1998, द फर्स्ट ओलंपिक टू इंक्लूड स्नो बोर्डिंग। इसके अलावा जो है उन्होंने यहाँ पे विन किए थे 2 विंटर एक्स गेम्स गोल्ड इन स्नो बोर्ड अक्रॉस 2023 एंड 2024, जो कि यहाँ पे उनका स्टेटस एज ए लीडिंग फिगर इन कॉम्पिटिटिव स्नो बोर्डिंग में जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है।
Next question, which major award did Scott Adams, creator of the comic strip Dilbert, win in 1997, and what age did he passed away in January 2026? So Dilbert कॉमिक स्ट्रिप्स के रचनाकार स्कॉट एडम ने 1997 में कौन सा प्रमुख पुरस्कार जीता था और जनवरी 2026 में उनकी मृत्यु किस आयु में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज र्यूबेन अवार्ड 68। तो अभी स्कॉट एडम है जो कि क्रिएटर थे ग्लोबली पॉपुलर कॉमिक स्ट्रिप डिलबर्ट के, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई है 68 की एज में जनवरी 2026 में। राइज अगर हम डिलबर्ट का देखें और कल्चर इम्पैक्ट अगर हम देखें तो डिलबर्ट को लॉन्च किया गया था 1989 में, और ये यहाँ पे एक डिफाइनिंग स्टायर बन गया था कॉर्पोरेट लाइफ जो कि रन कर रहा था थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़पेपर्स में वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पे इसने जो है वो एक शेपिंग प्रोवाइड करी थी वर्क प्लेस ह्यूमर्स कई डिकेड्स के लिए। इसमें जो है कवरेज ऑफ हिज डेथ जो कि यहाँ पे रिट्रेट करती है डिलबर्ट्स ग्लोबल रीच और इन्फ्लुएंस ऑन द ऑफिस कल्चर कंजर्वेशन, वो यहाँ पे शो करता है। अवार्ड और रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो एडम ने यहाँ पे जीता था प्रेस्टिजियस रूबेन अवार्ड फ्रॉम द नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी 1997, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है डिलबर्ट्स की मेन स्ट्रीम इम्पैक्ट ड्यूरिंग इट्स पीक पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एलिजा Healy announced her retirement from all formats of cricket after which series and how many ICC T20 World Cups has she won? तो ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिजा हेली ने अभी सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, किस श्रृंखला के बाद की है, और उन्होंने किस ICC T20 विश्व कप कितने ICC T20 विश्व कप जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आफ्टर इंडिया सीरीज 2026 6 T20 वर्ल्ड कप्स। तो एलिजा हेली कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स क्रिकेट टीम की, उन्होंने यहाँ पे अपनी अनाउंसमेंट जो है अपनी रिटायरमेंट जो है अनाउंस की है फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर द मल्टी फॉर्मेट होम सीरीज अगेंस्ट इंडिया इन फरवरी मार्च 2026। रिटायरमेंट डिसीजन अगर हम देखें तो वो यहाँ पे स्किप करेंगी T20 इंटरनेशनल को और अलाउ करेगी ऑस्ट्रेलिया को टू प्रिपेयर फॉर द 2026 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। शी विल कैप्टन द ऑस्ट्रेलिया इन द ODI सीरीज एंड द वन ऑफ डे नाइट टेस्ट इन पर्थ मार्च 6 to 9 2026। करियर हाईलाइट अगर हम देखें तो उन्होंने डेब्यू किया था 2010 में वर्सेस न्यूजीलैंड एट एज ऑफ 19, और वो यहाँ पे कैप्टन रही थी 162 T20 इंटरनेशनल, 126 ODIs और 11 टेस्ट में। रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मोस्ट डिसमिसल अगर हम वुमेंस T20 इंटरनेशनल में देखें उनके तो 126 आ जाएंगे, रन उनके 3054 आ जाएंगे T20 इंटरनेशनल में, और 3563 इन ODI और 489 इन टेस्ट। ट्रॉफी रॉ अचीवमेंट अगर हम देखें तो उन्होंने 6 ICC T20 वर्ल्ड कप्स, टू ICC ODI वर्ल्ड कप्स, 1 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड 2022 में, और यहाँ पे जो है वो गाइड किया था ऑस्ट्रेलिया को टू 16-0 एशेज वाइट वॉश 2023 में। इसके अलावा जो उन्होंने विन किया है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड 2019 में और ICC वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 और 19 में। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक फ्रेंचाइजीज कैरियर देखें तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है सिडनी सिक्सर्स को इन वुमेन्स बिग बैश लीग ओवर 3000 रन एंड 2 टाइटल्स, और इन्होंने जो है यहाँ पे प्ले किया है वो करती थी वुमेन्स प्रीमियर लीग यूपी वॉरियर्स कैप्टन। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।